मेरी बेटी ने जिद लगा रखी थी कि शादी करूंगी तो घर के नौकर से ही करूंगी। उसकी जिद के आगे हार मानकर मैंने उसकी शादी अपने घर के नौकर से करवा दी। मगर अभी तो शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और मेरे नौकर की हालत अधमरी सी हो गई थी। जब भी मैं उसे इस बारे में कुछ पूछता तो वो अपना सिर झुका लेता। अब मुझे शक होने लगा था, इसलिए एक रात मैं अपने नौकर के कपड़े पहनकर अपनी बेटी के कमरे में सो गया और कुछ देर बाद जो हुआ, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे साथ। मैं तो अपनी बेटी की इस शर्त से तंग आ चुका था। मैं जब भी उससे रिश्ते की बात करता था, वो बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा, पढ़ा लिखा और होनहार लड़का देख लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा, मुझे अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का नहीं चाहिए। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ हमारे घर के नौकर से ही करूंगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी मेरे साथ मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन जब एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, तो मैंने उस लड़के की तस्वीर अपनी बेटी को दिखाई, तो वो कहने लगी, पापा, क्या ये हमारे घर का नौकर बनेगा? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और अपनी बेटी से कहा, नहीं मधु, ये लड़का तो बहुत ही ऊंचे खानदान से है और इनका अपना खुद का बिजनेस है। मेरी बेटी ने गुस्से में आकर कहा, पापा, तो फिर आप अपना और मेरा वक्त खराब मत करिए। जब मैंने कह दिया है कि मुझे सिर्फ हमारे घर के नौकर से ही शादी करनी है, तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? ये सुनकर मैं तो चौंक ही गया कि क्या सच में मेरी बेटी की यही मर्जी थी। मैंने उसे कहा, मधु, ऐसी भी क्या बात हो गई है कि तुम्हें हमारे घर के नौकर से ही शादी करनी है? तब मधु ने कहा, पापा, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, पर आप इतना जिद कर रहे हैं, इसलिए मैं मान गई हूँ। पर एक ही शर्त पर कि मैं जब भी शादी करूंगी तो हमारे घर के नौकर से ही करूंगी। मैं अजीब सी परेशानी में पड़ गया था, क्योंकि मैं मधु को बचपन से ही जानता था कि वो शुरू से ही बहुत जिद्दी थी। हर वक्त गहरी सोच में डूबी रहती और अपने काम से काम रखने वालों में से थी। उसने तो कभी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया था, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता था कि वो ये सब मजाक नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। एक बार फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, मधु, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, पर घर के नौकर से ही शादी क्यों? तब उसने कहा, क्यों पापा, नौकर इंसान नहीं होते हैं क्या? मैंने फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैंने तुम्हारी शादी नौकर से करवा दी तो लोग हम दोनों का मजाक बनाएंगे और कहेंगे कि मधु में न जाने ऐसी कौन सी कमी थी जो मैंने तुम्हारी शादी नौकर से करवा दी। तब मेरी बेटी कहने लगी, पापा, मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की है और मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगी तो घर के नौकर से ही करूंगी। अब तो मैंने भी अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान ली थी। मगर सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि ये बात मैं अपने नौकर से करूंगा कैसे? और उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि अगर उसने ये रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो खैर, अब तो मैंने मधु के इस फैसले को मान लिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मधु का घर जल्द से जल्द बस जाए, क्योंकि मुझे मेरी छोटी बेटी प्रिया के बारे में भी तो सोचना था। जब तक मधु की शादी नहीं हो जाती, मैं प्रिया की शादी भी तो नहीं करवा सकता था। मैं चाहता था कि जब तक प्रिया की पढ़ाई पूरी हो, उससे पहले मधु की शादी हो जाए, ताकि मैं अपनी छोटी बेटी प्रिया के लिए भी कोई अच्छा लड़का तलाश कर सकूं। मैं तो बस इतना चाहता था कि जीते जी मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाकर उन्हें अपने हाथों से विदा कर सकूं। एक ये भी वजह थी कि मेरी उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी
और मुझसे अब कारोबार भी नहीं संभाला जा रहा था। लेकिन मुझे अपने कारोबार की तो कोई फिक्र थी ही नहीं, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी होते ही मधु ने कारोबार तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मैं तो चाहता था कि प्रिया भी अपनी पढ़ाई पूरी करके घर का कारोबार संभालने में मधु का साथ दे, लेकिन प्रिया को कारोबार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बचपन से ही डॉक्टर बनने की चाह थी। मैंने आज तक कभी अपनी बेटियों पर अपना फैसला नहीं थोपा था। उन दोनों को पूरी आजादी थी कि वो अपना करियर खुद चुन सकती थी। जब मधु 5 साल की और प्रिया 2 साल की थी, तब उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए लोगों ने मुझे सलाह दी कि मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसा लूं, लेकिन मैं अपनी बेटियों की वजह से ये कदम ना उठा सका। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे अपनी दोनों बेटियों से इतना प्यार था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था। और यही वजह थी जो आज मैं अपनी बेटी की शादी नौकर से करवाने को भी राजी हो गया था। लेकिन उस वक्त जब भी कोई मुझसे कहता था कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता कि अगर मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी बेटियों का ख्याल न रखा, तो अगर वो मेरी बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो मैं क्या करूँगा। बस इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की। मुझे अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार था और मैंने अपने घर का माहौल भी एकदम मिलनसार रखा था। मैं चाहता था कि मैं और मेरी बेटियां बिल्कुल दोस्तों की तरह रहें और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, पर मैं ऐसा करने में कुछ हद तक नाकाम रहा। प्रिया तो मुझे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी, लेकिन मधु ना जाने क्यों चिड़चिड़ी सी रहती थी। शुरू में तो मुझे लगा कि छोटी बच्ची है, शायद माँ की कमी महसूस करती होगी, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। जब बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। वो तो बड़ी होने के बाद और भी ज्यादा चिड़चिड़ी और जिद्दी बनती जा रही थी। बस उसे दुनिया में कुछ प्यारा था तो वो था उसका काम। मैंने तो सोचा था कि मधु की शादी मैं ऐसे लड़के से करवाऊंगा जो बहुत ही खुश मिजाज हो और वो अपनी बातों से मधु को भी अपनी तरह खुश मिजाज बना दे, ताकि मैं अपनी बेटी के चेहरे पर वो खुशी, वो मुस्कुराहट देख सकूं, जिसे देखने की चाह मेरे दिल में बरसों से थी। मगर मधु ने मेरे इस अरमान पर भी पानी फेर दिया और हमेशा की तरह इस बार भी मैंने मधु के इस फैसले के आगे हार मान ली थी। मैंने उसकी बात मान तो ली थी, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं राजू से करूँगा कैसे। क्या कहूँगा उसे कि मधु तुम्हें पसंद करने लगी है। आज रामलाल की बहुत याद आ रही थी। अगर आज रामलाल जिंदा होता तो राजू से बात कर लेता कि उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। राजू हमारे ड्राइवर रामलाल का बेटा है और वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, बिल्कुल अपने बाप की तरह है। बाप दादा के जमाने से रामलाल का परिवार ही हमारे यहाँ नौकरी करता आया है। उनका परिवार ना सिर्फ नेक दिल है, बल्कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। रामलाल कहने को ही सिर्फ मेरा ड्राइवर था, लेकिन वो मेरे लिए किसी दोस्त से कम नहीं था। मेरी जिंदगी में सुख या दुख जो भी आता, मैं रामलाल को बताकर ही अपना दिल हल्का करता था। लेकिन फिर मेरा वो हमदर्द भी मुझे छोड़कर चला गया। राजू जब 7 साल का था, तब रामलाल अपने परिवार को गांव से शहर लाने गया था। तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें रामलाल और उसकी पत्नी की मौत हो गई और राजू ने अपनी आवाज खो दी। बस उस दिन से लेकर आज तक राजू कभी एक शब्द नहीं बोला था। मैंने रामलाल को वादा किया था कि राजू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैंने अपना वादा निभाया भी। राजू को मैंने हमारे साथ हमारे घर में ही रखा था और मुझे उसकी उतनी ही परवाह थी जितनी कि अपनी बेटियों की। मैं राजू को भी पढ़ाकर आगे बढ़ता देखना चाहता था, लेकिन राजू तो अपने बाप दादा की तरह ही
अपनी जिंदगी हमारी सेवा में ही गुजारना चाहता था। आज मैंने सोच लिया था कि ऑफिस जाते वक्त मैं राजू से उसके और मधु के रिश्ते की बात कर लूंगा। वैसे तो मुझे उसका जवाब पता ही था, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द वो मेरे हुक्म की तरह मानता था। लेकिन मैंने कभी उसे अपने ड्राइवर का बेटा या फिर नौकर नहीं माना था। वो मेरे लिए मेरे घर का एक मेंबर ही था, जैसे मेरी बेटियां थीं। वो भले ही मेरी बात को सराखों पर चढ़ाकर मान लेता हो, लेकिन मेरे लिए उसकी पसंद नापसंद जानना उतना ही जरूरी था जितना कि मैं अपनी दोनों बेटियों का जानता। मैंने रास्ते में राजू से मधु के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, ताकि मैं जान सकूं कि मधु को लेकर राजू की क्या राय है। फिर बातों बातों में मैंने उससे मधु और उसके रिश्ते के लिए बात की, तो वो एकदम से चौंक गया और फिर इशारों से बताने लगा कि मैं मधु मेम साहब से कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो उनके लायक भी नहीं हूँ। कहाँ वो मालकिन और कहाँ मैं नौकर। उसकी इस बात पर मैंने उसे डांट कर कहा कि यहाँ मालिक और नौकर की बात कहाँ से आ गई, और मैंने कभी तुम्हें अपना नौकर समझा है क्या। मेरी इस बात पर वो एकदम से चुप हो गया और फिर मैंने मधु की जिद के बारे में उसे बताया। लेकिन मैंने उससे ये भी कहा कि वो ये रिश्ता अपने मन से स्वीकार कर सके तो ही करे, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। मेरी इस बात पर उसने अपना सिर झुका लिया और मैं उसका जवाब समझ गया। ऑफिस पहुंचते ही मैंने मधु को अपनी केबिन में बुलाया और उसे कहा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तब मधु ने कहा, पापा कोई खास बात है क्या? अगर अर्जेंट ना हो तो हम घर पर बात कर लेते हैं, अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मैंने दिल में सोचा, इस लड़की को अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर सोचा, जिंदगी के ऐसे फैसले जल्दबाजी में न किए जाएं, इसी में भलाई है। तब तो मधु चली गई, लेकिन रात को वो खुद ही मेरे कमरे में आई और कहा, बोलिए पापा, आपको मुझसे क्या बात करनी थी। मैंने उसे कहा कि आज मैंने राजू से बात कर ली है, लेकिन एक बार अगर राजू और तुम दोनों बात करके ये फैसला लेते तो अच्छा होता। राजू की हाँ है, ये सुनते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो मुस्कुराकर बोली, पापा मेरी डिमांड सिर्फ इतनी ही थी कि मुझे घर के नौकर से ही शादी करनी है। अगर राजू को कोई एतराज नहीं है और उसकी हाँ है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मधु की इस बात पर मैंने सिर हिला दिया और फिर वो अपने कमरे में चली गई। जबकि मैं मधु के बारे में सोचने लगा कि ना जाने इस लड़की को क्या हो गया है, इसकी सुई हर बार एक ही बात पर अटक जाती है कि वो नौकर से ही शादी करेगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मैंने महसूस किया कि गुजरते वक्त के साथ मधु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने आकर मुझसे कहा कि मैं जल्द से जल्द राजू से शादी करना चाहती हूँ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मधु की बातों ने मुझे हैरान करके रख दिया था। पहले तो वो शादी करने को तैयार ही नहीं हो रही थी, और अब जब तैयार हुई है तो इतनी जल्दी मचा रखी है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या गया है। खैर मैंने राजू से कह दिया कि 1-2 दिन बाद अगर उसके कुछ रिश्तेदार जो इसी शहर में रहते हों तो उन्हें बुला ले, ताकि बड़ों के सामने शादी की बात पक्की कर लें। राजू ने इशारों से कहा, मेरा घर परिवार रिश्ता सब कुछ आप ही हैं, आप जब चाहें जैसे चाहें ये शादी कर सकते हैं। मैंने पंडित जी को शादी की तारीख निकलवाने घर बुलवाया और उन्होंने अगले हफ्ते में मंगनी और 1 महीने बाद की शादी की तारीख निकाल दी। 1 महीने बाद की शादी की तारीख सुनकर मधु बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं इस शादी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर आपको मंजूर हो तो अगले हफ्ते मंगनी के साथ ही मैं ये शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर पंडित जी और राजू दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मधु की इस बात पर मुझे बहुत ही गुस्सा आया
कि इस लड़की में शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं। हर बार अपना ही फैसला सुनाने लगती है, और शादी की इतनी भी जल्दी क्या है, आखिर ये इतनी बेचैन क्यों है शादी के लिए। लेकिन आज तक मैंने अपनी बेटी के हर फैसले पर हामी भरी थी, तो उसका यह फैसला भी मुझे मानना ही था। इस बात पर मैंने राजू की तरफ देखा, तो उसने भी इशारों में बताया कि उसे जल्दी शादी करने में कोई एतराज नहीं है। रिश्ता तय करने के बाद मैं शादी की तैयारी करने लगा, और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मधु की शादी थी। मेरे घर में पहली शादी हो रही थी, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था। लेकिन मधु ने पहले ही कह दिया था कि मेरी शादी सादगी से होगी, इसलिए हमने शादी में ज्यादा तामझाम नहीं किया, और इस तरह मधु और राजू की शादी हो गई। वैसे तो राजू में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो मैं सोचता कि वो मेरी बेटी के लायक नहीं है, बस दिल में एक बात चुभ रही थी कि काश राजू बोल पाता। एक बात की खुशी भी थी कि राजू से शादी करने के बाद मधु मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। राजू पहले तो सर्विस कॉटेज में रहता था, लेकिन अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहने लगा था। राजू को पहले भी मैंने कई बार कहा था कि तुम सर्विस कॉटेज में क्यों रहते हो, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम हमारे साथ हमारे घर में ही रहा करो। लेकिन राजू बहुत ही खुददार लड़का था, बिल्कुल रामलाल की तरह। वो अपने हक से ज्यादा लेने की कभी सोचता भी नहीं था। मधु की शादी होते ही मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया था, क्योंकि मैं अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर चुका था। अब प्रिया की शादी की जिम्मेदारी बाकी थी, लेकिन अभी तो प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, इसलिए मुझे उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। आज जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, तो मेरी आंखों के सामने सारा मंजर घूम रहा था कि ना जाने मधु ने ऐसा फैसला क्यों लिया था। पहले तो वो शादी करने को ही तैयार नहीं हो रही थी, और जब तैयार हुई तो वो एक ही जिद पर अड़ी हुई थी कि जब शादी करूंगी तो नौकर से ही करूंगी। ना जाने इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है। खैर, मैंने अपना सिर झटक दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि मधु बहुत खुश लग रही थी, जबकि राजू के चेहरे पर खुशी के ऐसे कोई एक्सप्रेशंस नजर नहीं आए थे। मैंने उन दोनों को नाश्ते के लिए बाहर बुलाया, और थोड़ी देर बाद जब राजू कमरे से बाहर आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसी लगी? तब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर झुका लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गलत सवाल कर लिया, इसलिए मैंने बात को बदलते हुए कहा, राजू, मधु रिश्तों के मामले में अभी नासमझ है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएगी, बस तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। मेरी बात सुनकर राजू के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई कि चलो मेरे बच्चे खुश हैं, तो जैसे मुझे इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। थोड़ी देर बाद जब मधु ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी तो मैंने उसे कहा, बेटा कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, कुछ वक्त अपने पति के साथ गुजार लो, फिर चली जाना ऑफिस। मेरी बात का जवाब देते हुए मधु ने कहा, पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो मेरा काम है, मेरी पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। इतना कहते ही उसने आवाज लगाई, राजू जल्दी गाड़ी निकालो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मधु को इस तरह से राजू को आवाज देते हुए देख मैं तो चौंक गया। पहले की बात और थी, लेकिन अब तो राजू उसका पति था, पर मधु तो आज भी उसके साथ इस तरह बात कर रही थी जैसे उसकी शादी राजू से हुई ही ना हो और राजू सिर्फ उसका एक ड्राइवर हो। पूरा दिन मेरा इसी सोच में गुजर गया कि आखिर मेरी बेटी के दिल में चल क्या रहा है। शाम होते ही जब दोनों वापस घर आए तो मैंने राजू से पूछा, बेटा तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? देखो राजू, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि मैं बाप होकर भी आज तक अपनी बेटी को समझ नहीं पाया हूँ। और फिर तुम तो इसी घर में रहते हो, तुमसे तो कुछ भी ना छुपा है कि मधु का स्वभाव कैसा है। मेरे इतने सारे सवालों का जवाब राजू ने एक छोटे से इशारे से दिया। उसने इशारे से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। राजू के जवाब से दिल को तसल्ली मिली कि जैसा मैं सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह मधु की शादी को एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन एक हफ्ते बाद मधु ने आकर मुझसे कहा, पापा मैं और राजू अब अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। ये सुनकर तो मुझे एक और झटका लगा कि मेरी बेटी जो अपने पापा को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी, वो शादी के एक हफ्ते में ही मुझसे दूर होकर अपने घर जाना चाहती है। वैसे तो मैंने पहले से ही अपनी दोनों बेटियों के लिए अलग अलग घर खरीद कर रखे थे, क्योंकि मेरे पास जो भी था मेरी दोनों बेटियों का ही तो था। महलों जैसे आलीशान घर, गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ, सब कुछ मेरी बेटियों के लिए ही तो था। लेकिन फिर दिल को यह समझाकर तसल्ली दी कि अभी अभी शादी हुई है, तो हो सकता है कि शायद इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए। और फिर वो घर कौन सा दूर है, पास वाले घर में ही तो जा रहे हैं। मैंने अगले ही दिन उनका सारा सामान पास वाले घर में शिफ्ट करवा दिया। अगली सुबह जब मैंने राजू को देखा तो उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। मैंने राजू से पूछा, क्या बात है राजू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो मुझे कुछ बताता उससे पहले मधु ने उसे आवाज देकर अपने घर में बुला लिया और राजू घर के अंदर चला गया। मुझे तो पहले ही दिन से कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था, अब तो शादी हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरी बेटी का राजू के प्रति जो रवैया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैं बिना बताए जब अपनी बेटी के घर चला गया तो वहाँ मैंने अपनी बेटी को राजू से ऐसी बात करते हुए सुना जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी बेटी इतनी मतलबी कैसे हो सकती है। उसने अपने मतलब के लिए एक गरीब की जिंदगी खराब कर दी। और राजू, उसका तो मैं क्या कहूँ, एक बार भी उसने अपनी जुबान से उर्फ तक नहीं किया। अपनी मालकिन का इतना भी क्या वफादार होना कि अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरी बेटी राजू से कह रही थी, देखो राजू, हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता चले। अगर मैं तुमसे शादी करने की जिद नहीं करती तो पापा आज नहीं तो कल मेरी शादी किसी ना किसी से करवा ही देते। और मैं अपने पापा और इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरा घर परिवार और मेरा काम ही सब कुछ है। तो तुम मेरी ये बात याद रखना कि ये शादी का नाटक जो हम कर रहे हैं, ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मेरी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर मैं तो कुछ पल के लिए एक जिंदा लाश की तरह वहाँ खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब पैरों में जान आई तो चुपचाप बिना उनसे मिले अपने घर वापस चला आया। घर आकर सोचने लगा कि ना जाने मधु की परवरिश में मैंने कहाँ गलती कर दी है, जो उसे अपने मतलब के आगे कुछ दिखता ही नहीं। कुछ और दिन गुजरे तो मैंने देखा कि अब राजू ने मधु के साथ ऑफिस जाना छोड़ दिया था। उसका चेहरा ऐसा मुरझा गया था जैसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए थे, चेहरा थका थका सा लग रहा था। हमारे घर में हर चीज मौजूद थी, खाने पीने की कोई कमी भी नहीं थी। मगर फिर भी शादी के बाद राजू बहुत कमजोर होता जा रहा था। इससे अच्छा तो वो शादी से पहले था। आज मधु अकेली ही ऑफिस गई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं राजू से पूछता हूँ कि उसे इस घर में किस चीज की कमी है और उसकी इस कमजोरी की वजह क्या है। लेकिन आज भी मैं कुछ नहीं जान पाया, क्योंकि राजू मेरी हर बात का जवाब ना में सर हिलाकर दे रहा था।
मैंने फिर भी उस पर जोर डालकर पूछने की कोशिश की और उसे कहा, राजू, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो ऊपर जाकर मैं अपने दोस्त रामलाल को क्या जवाब दूंगा। अपने पिता का नाम सुनते ही राजू की आंखें भर आई और वो मेरे सीने से लग गया और अपने कमरे में चला गया। मैं भी अपने घर वापस आ गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि अब मुझे राजू की फिक्र सताने लगी थी। राजू की बिगड़ती सेहत मुझे सोने नहीं दे रही थी और मैं सोता भी कैसे। अभी तो उन दोनों की शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और राजू अधमरा सा हो गया था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और राजू से कोई बात पता चल नहीं पाई थी, इसलिए मैंने अपनी छोटी बेटी प्रिया को वापस घर बुला लिया। प्रिया अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती थी। अब प्रिया ही थी जो मेरी मदद कर सकती थी। इन दिनों प्रिया की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन प्रिया अपनी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती थी, इसलिए घर नहीं लौटी थी। लेकिन मेरे एक फोन करते ही वो दूसरे ही दिन घर लौट आई थी। घर लौटते ही वो भी राजू को देखकर बिल्कुल वैसे ही हैरान हो गई जैसे मैं था। मैंने प्रिया को मधु की शादी को लेकर सारी सच्चाई बता दी और उसे ये भी कहा कि मुझे शक है कि राजू की इस हालत की जिम्मेदार कहीं मधु तो नहीं। इस पर प्रिया ने कहा कि ये जानने के लिए पहले तो राजू के सारे टेस्ट करवाने होंगे, तभी हकीकत का पता लगाया जा सकता है। जिस तरह के जवाब राजू ने मुझे दिए थे वो सीधे सीधे तो टेस्ट करवाने से रहा। इसलिए अगले दिन जब मधु ऑफिस के लिए निकल गई तब मैंने राजू की चाय में नींद की गोली मिला दी और फिर प्रिया ने उसके टेस्ट के लिए सारे सैंपल ले लिए। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो मैं और प्रिया दोनों ही चौंक गए। राजू के जो सैंपल लिए गए थे उससे ये बात पता चली कि राजू ड्रग्स का सेवन कर रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? राजू ने तो चाय को छोड़कर कभी बीड़ी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया था, तो ड्रग्स कैसे ले सकता था? इस बात पर मैं तो क्या, प्रिया भी श्योर थी कि राजू ड्रग्स को कभी हाथ भी नहीं लगाता है। लेकिन अगर राजू खुद ड्रग्स नहीं लेता था तो उसके खून के सैंपल में ड्रग्स आया कहां से? अब तो मेरे शक की सुई सिर्फ एक इंसान की तरफ ही जा रही थी और वो थी मेरी बेटी मधु। क्योंकि जब से राजू और मधु की शादी हुई थी तब से ही राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजू की बिगड़ती हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि आज मैं इस राज को जानकर ही रहूंगा। मैंने प्रिया से कह दिया था कि आज राजू को बेहोशी की दवा देकर अपने घर में ही रखना है और रात को मधु के आने से पहले ही मैं राजू के कपड़े पहनकर अपनी बेटी के कमरे में सो गया और अपना चेहरा चादर से ढक लिया। मधु जब घर पहुंची तो उसे ऐसा लगा कि राजू अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से सो चुका है। आज मैंने सोच लिया था कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है कि आखिर माजरा क्या है। मैं चुपचाप लेटा रहा और फिर जब रात के 12 बजने वाले थे तब मुझे घर में किसी और के आने की भी आवाज सुनाई दी। मैंने थोड़ी सी चादर हटाकर देखने की कोशिश की तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि घर में कोई तांत्रिक खड़ा था और मेरी बेटी मधु के हाथ में एक इंजेक्शन था। शायद ये वही ड्रग्स का होगा जो राजू के खून में पाए गए थे। जैसे ही मेरी बेटी मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी, मैं तेजी से उठ गया और जोर का थप्पड़ अपनी बेटी के गाल पर दे मारा। राजू की जगह मुझे देखकर मधु की तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे देखते ही मधु चीख पड़ी, पापा पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना उसके सवाल का जवाब दिए मैंने उससे पूछा कि पहले तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अभी तक मधु ने कोई जवाब नहीं दिया था। उससे पहले प्रिया भी राजू को नींद की दवा देकर आ चुकी थी। प्रिया ने भी आते ही सवाल कर दिया
कि ये सब क्या है दीदी, आप क्यों राजू की जान लेना चाहती हैं? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? तब मधु ने सारी हकीकत शुरू से बताई कि वो कॉलेज टाइम से ही एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का भी मधु को पसंद करता था, लेकिन दोनों की यह मर्जी थी कि पहले करियर सेट करेंगे फिर शादी। दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने अपने करियर में सेट हो चुके थे, इसलिए वादे के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। मधु ने कहा, पापा, इससे पहले कि मैं आपको समीर से मिलवाती, वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले गया था। समीर की माँ को ये रिश्ता मंजूर था, लेकिन उससे पहले वो हम दोनों की कुंडली मिलाना चाहती थी। मैंने जब अपनी कुंडली उनको भेजी तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि मेरी कुंडली में बहुत ही बड़ा दोष है, जिसकी वजह से मेरी शादी के दूसरे ही दिन मेरे पहले पति की मौत हो जाएगी। मैं समीर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपसे जिद करने लगी कि अगर मैं शादी करूंगी तो नौकर से ही करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि राजू के आगे पीछे उसका पूछने वाला कोई नहीं है, तो ज्यादा हंगामा नहीं होगा और फिर राजू की मौत के बाद मैं और समीर शादी कर लेंगे। लेकिन मेरी और राजू की शादी के बाद जब राजू की मौत नहीं हुई तो मैं डर गई कि कहीं समीर की माँ उसकी शादी किसी और से ना करवा दें। इसलिए राजू को रास्ते से हटाने के लिए मैंने इन तांत्रिक बाबा की मदद ली और इनकी विधियों को पूरा करने के लिए मुझे राजू को बेहोश करना पड़ता था। इसलिए मैं राजू को बाबा की दी हुई दवाइयों के इंजेक्शन लगा दिया करती थी ताकि वो विधि पूरी होने तक बेहोश रहे। और आज भी मैं वही इंजेक्शन लगाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले आपको सब पता चल गया। तब प्रिया ने कहा, दीदी, ये बाबा कोई तांत्रिक नहीं है और ये आपको जो बेहोशी की दवा देता है वो कोई दवा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ड्रग्स है जिसे खाकर इंसान धीरे धीरे अपने आप ही मर जाता है। और आपके इसी ड्रग्स देने की वजह से राजू अधमरा सा हो गया है। आज मेरा दिल तो कर रहा था कि मार मार कर अपनी बेटी को भी ऐसा ही अधमरा कर दूं, जैसा राजू हो गया है। कैसे वो अपने मतलब के लिए राजू की जान लेने को भी तैयार हो गई। लेकिन फिर प्रिया ने कहा, पापा, इंसान इस हद तक तभी जा सकता है जब वो खुद किसी बीमारी का शिकार हो। मैंने प्रिया से पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? तब उसने मुझे बताया कि दीदी शायद डिप्रेशन का शिकार हो गई है। समीर को खोने के डर ने उनके दिमाग पर इतना दबाव डाल दिया है कि वो खुद डिप्रेशन की मरीज हो चुकी हैं। और ऐसे में मरीज या तो खुद की जान दे देता है या फिर किसी और की जान ले लेता है। दीदी को इलाज के साथ साथ प्यार की भी जरूरत है, जो उन्हें सिर्फ समीर दे सकता है। प्रिया की बातें सुनने के बाद मैंने तुरंत ही समीर के घर पर फोन किया और उसकी मां को मिलने की गुजारिश की। मैंने समीर की मां से कहा कि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिंदगी देना और लेना सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी मधु की कुंडली में ये लिखा था कि उसका पहला पति शादी के दूसरे ही दिन मर जाएगा, तो राजू की मौत शादी के दूसरे ही दिन हो जानी चाहिए थी। लेकिन राजू का जिंदा होना ये साबित करता है कि कुंडली से भी बढ़कर इस दुनिया में कोई है, और वो है भगवान। मेरी बातें समीर की माँ की समझ में आ गई और वो मधु और समीर की शादी के लिए राजी हो गईं। लेकिन उन दोनों की शादी से पहले मैंने राजू और मधु का कानूनी तौर पर तलाक करवा दिया और प्रिया ने मधु और राजू दोनों का इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों ठीक हो गए और ठीक होते ही मधु ने सबसे पहले राजू से और मुझसे माफी मांगी। राजू ने तो उसे एक पल में ही माफ कर दिया, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि मधु ने अपने मतलब के लिए राजू की जान लेना चाहा था। और अगर कहीं राजू को कुछ हो जाता तो मैं ऊपर जाकर रामलाल को क्या जवाब देता। अब मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं राजू के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश नहीं कर लेता।
लेकिन उससे पहले प्रिया अपनी फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही राजू को अपने साथ विदेश ले गई, जहां प्रिया ने उसकी सर्जरी कराई। अब राजू पूरी तरह से ठीक हो गया था और बोल भी सकता था। राजू को बोलता देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, लेकिन प्रिया मुझसे भी ज्यादा खुश हो रही थी। विदेश से लौटते ही प्रिया ने अपने दिल की बात मुझे बताई कि वो राजू को पसंद करने लगी है और उसके साथ शादी करना चाहती है। इस पर मैंने सबसे पहले राजू की राय जानना चाहा, क्योंकि पहले ही मधु की वजह से मैं शर्मिंदा हो चुका था। लेकिन राजू ने जब अपनी जुबान से कहा कि वो भी प्रिया को पसंद करता है, तो मैं निश्चिंत हो गया। अब मैंने मधु को भी माफ कर दिया, क्योंकि प्रिया ने राजू से शादी करने का फैसला लेकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से करा दी और अब दोनों ही अपने अपने जीवन साथी के साथ अच्छी जिंदगी बिता रही हैं। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।